हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि आरआरबी पीओ को कैसे टैकल करना है। हमारे पास 25 डेज है। एग्जाम हमारा 22 को है। यहाँ मेरा स्कोर कार्ड आप देख लोगे, यहाँ ऐसे छुपा लेते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत, आपने तो देखा ही होगा, ऐसे कुछ तो कर लेते हैं। ये मेरा नाम है एंड मैं महाराष्ट्र से हूँ। ईडब्ल्यूएस मेरी कैटेगरी थी एंड मेरा स्कोर आया था 67.50, जहाँ रीजनिंग में आए थे 36.50, क्वांट में आया था 31। बेसिकली जो होता है कि अब क्या किया है, 25 मिनट रीजनिंग को दिया है। हम जब प्रिपरेशन करते थे, आप भी जब प्रिपरेशन करते हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम रीजनिंग को ही देते हैं, कम टाइम हम क्वांट को देते हैं। वैसे ही हुआ है, अब एग्जैक्ट टाइम फ्रेम हुआ है 25 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट क्वांट के लिए। तो हम अच्छे से फोकस भी कर सकते हैं, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं कि कौन से पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वीडियो अच्छे से देख लो। वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे कि जिससे आपको बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा। वो पॉइंट लिख के रखने। कभी कभी क्या होता है, हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारा नॉलेज लेते हैं और हमें लगता है कि हम बाद में याद करेंगे। बाद में याद करने के लिए या 10-15 वीडियोस, अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियोस देखने के लिए वीडियोस नहीं देखना है। उससे कुछ तो आउटपुट मिलना चाहिए, इसके लिए वीडियोस देखना है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको लास्ट 2-3 साल का आपके स्टेट में कितना कट ऑफ जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में लास्ट 2-3 साल में वैकेंसीज कितनी आ रही है, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ कितना जा रहा है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि आपका टारगेट, यानी कि टारगेट का मतलब क्या है कि ये दोनों का एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आता है कि आपके स्टेट में आपका कितने मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। तो आपके सामने आपका टारगेट होना चाहिए। अब देखो, ये जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, लेकिन इसका एनालिसिस आपको करना है। मेरे सामने डेट्स, फिर कट ऑफ, फिर कितनी वैकेंसीज आ रही है, ये सब भी मैंने लिखा हुआ था। तो लिखा हुआ होना चाहिए आपके सामने। यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, माइंडसेट। जैसे कि मैंने यहां लिखा है कि माइंडसेट, माइंडसेट का यहाँ क्या मतलब है। जैसे कि आपका आईबीपीएस क्लर्क नहीं हुआ, एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ एंड आप सोच रहे हो कि फिर आरआरबी पीओ कैसे होगा, वो तो मेरा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आरआरबी, जिसका आरआरबी क्लर्क नहीं निकलता, वो एसबीआई पीओ बन सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। जिसका आरआरबी पीओ नहीं होता, वो आईबीपीएस पीओ बन सकता है, एसबीआई पीओ बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जिस एग्जाम के ऊपर यानी कि मैक्सिमम फोकस के साथ प्रिपरेशन करोगे, तो एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा 101%। तो आप अगर गलत सोचोगे कि ये एग्जाम्स नहीं हुए तो आरआरबी पीओ क्या होगा, वो तो बाकी बच्चों का होगा, तो आपका नहीं होगा। वो तो श्योर है, 100% श्योर है हम। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट मैटर करता है सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि रीजनिंग एंड क्वांट, यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है। रीजनिंग एंड क्वांट में आपको 40-40 क्वेश्चन है, 40-40 मार्क्स है। यहाँ इंग्लिश नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम बन जाता है, क्योंकि इंग्लिश की वजह से कट ऑफ लगता है। यानी कि जो बाकी सारे एग्जाम है उसमें इंग्लिश बहुत सारे बच्चों को नहीं आता इतने अच्छे से। यहाँ कंपटीशन क्यों बढ़ता है, यहाँ इंग्लिश ही नहीं है, कंपटीशन ज्यादा अच्छे लेवल का हो जाता है। लेकिन जिनका क्वांट एंड रीजनिंग अच्छा है वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब देखो, रीजनिंग के लिए 25 मिनट है, क्वांट के लिए 20 मिनट है। बेसिकली हम जब एग्जाम देते हैं, जैसे मैंने ऊपर बोला कि कभी भी हम ऐसे ही करते थे कि रीजनिंग के लिए ज्यादा टाइम देते थे, उसमें से मैक्सिमम मार्क्स रीजनिंग, यहाँ देख रहे होगे आप, रीजनिंग में 36.5 मार्क्स आए। इसका मतलब क्या, रीजनिंग में मैंने, अब देखो यहाँ आप देखोगे कि मैंने यहाँ 40 आउट ऑफ 40 लाने की कोशिश नहीं की है। यहाँ भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप टोटल देखोगे तो 67 हो गए। तो आपको बैलेंस करना है दोनों चीजों का, आपको मार्क्स लेकर आने हैं। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको दिखाना नहीं है किसी को कि मैंने इस सब्जेक्ट में 40 में से 40 लेकर आया, ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, मुझे पास होना है, दैट्स इट, ये मैटर करता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया, अरे यानी कि रीजनिंग के लिए टाइम ज्यादा है, तो रीजनिंग के ऊपर फोकस अच्छे से होना चाहिए एंड क्वांट में स्पीड अच्छा होना चाहिए। बेसिकली अगर आपको देखो ना, अगर हमारे स्टेट में 51 तक कट ऑफ जाता है या 55 तक कट ऑफ जाता है, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि हाँ, 35 मार्क्स रीजनिंग से कैसे आएंगे, 20 मार्क्स भी क्वांट से आ गए तो भी हो गया सिलेक्शन। 30 मार्क्स रीजनिंग से आ गए, 25 मार्क्स क्वांट से आ गए, हो गया सिलेक्शन। तो आपके दिमाग में वो चलना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए कि हाँ, कैसे कैसे मार्क्स लेकर आ सकता हो, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मेरा वीक पॉइंट, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं। स्ट्रेटजी के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो स्ट्रेटजी देखते हैं। अब देखो,
जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है रीजनिंग, आपके प्लस पॉइंट। अब जाओ नोटबुक लो एंड वहां लिखना स्टार्ट करो कि रीजनिंग में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, आपका वीक पॉइंट कौन सा है। क्वांट में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, आपका वीक पॉइंट कौन सा है। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो सच में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या, ये भी देखना है। वो कैसे देखना है वो भी बताऊंगा। एनालिसिस ऑफ मॉक, मैंने क्या बोला है, जो आज तक आपने मॉक लगाई है आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क की सेक्शनल, उसका आपको एनालिसिस करना है। मैक्सिमम आरआरबी पीओ का, आरआरबी पीओ के मॉक का एनालिसिस करो। आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं देखो, आपके जो मार्क्स है, जैसे कि सपोज आपको 45 मार्क्स आ रहे हैं, 45 मार्क्स आ रहे हैं, आपको क्या लगता है मालूम है, ये जो 45 मार्क्स है ना, वो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका स्पीड बढ़ेगा दूसरे। अब देखो यहां आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो आपके मार्क्स आते हैं 45, ओके, आपको लगता है कि 50 मार्क्स आने के लिए मुझे और 3-4 टॉपिक आने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका वो 45 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें जब स्पीड बढ़ेगा तभी आपका टाइम बचेगा। जब टाइम बचेगा तभी आप दूसरे टॉपिक को टाइम दे पाओगे। तभी आपका स्पीड, यानी कि आपका सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, स्पीड मैटर करता है। जब स्पीड बढ़ेगा तब आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मार्क्स भी आपके बढ़ेंगे जब आपका स्पीड बढ़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऊपर इजी टॉपिक्स, ये पॉइंट आपको आगे समझ में आएगा फिर एक बार। एनालिसिस ऑफ इजी टॉपिक्स, यानी कि यहाँ क्या लिखा है मैंने, इजी जो टॉपिक होते हैं उसका एनालिसिस मीन्स आपको लगता है कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, ये आपको इजीली आता है, क्वाड्रेटिक आता है, नंबर सीरीज आता है, इनइक्वालिटी आता है, सिलॉग आता है, ऐसे टॉपिक आपको जल्दी जल्दी आते हैं ऐसा आपको लगता है, उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। आरआरबी पीओ अगर आपको क्लियर करनी है तो आपका उसका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। उसमें आपका टाइम कितना जा रहा है वो देखो, उसमें आपका कितना टाइम जा रहा है। अब देखो मार्क्स कैसे बढ़ाते हैं, मार्क्स कैसे बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। 100% बोल रहा हूं मैं, क्वांट रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोशिश करो, एक गलत हुआ गलती से तो चलेगा, लेकिन कोशिश करो कि एक्यूरेसी 100% रहे। स्पीड, आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी से इसको मार्क्स बढ़ने वाले। अब ये पॉइंट जो ऊपर में समझा रहा था, जो आता है वो स्पीड से आना चाहिए। जो आपको लगता है कि आपको आता है, आप क्या करते हो, आप दूसरे टॉपिक के ऊपर काम करते हो। ना 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 ना, दूसरे टॉपिक के ऊपर काम कब करोगे, कब देखो जैसे कि आप सपोज कि आप 50 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो, ओके, अब आपको 50 से जाना है 55 तक। अब आपने क्या किया, जो 50 मार्क्स का मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हो वो छोड़कर आप दूसरे टॉपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जैसे कि समझो कि आपने 5 अरिथमेटिक के टॉपिक चूज किए, 5 अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने का आपने तय किया। अब आप फिर से आप मॉक दे रहे हो, आपका क्या होगा, वो 50 मार्क्स ही सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए वो आपको पता नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, वो 50 मार्क्स का, जैसे कि 40 मिनट्स में खत्म हो रहा है ना, तो 35 मिनट्स में कैसे खत्म होगा वो आपको सोचना है। 35 मिनट्स में अगर आपका 50 मार्क्स कवर हो जाएगा तो एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलेंगे, जिसका यूज करके आप 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो आपको कहाँ फोकस करना है, सॉरी, ये देखो, सॉरी, सेव टाइम फॉर अदर टॉपिक्स, ऐसे ऐसे जो मैंने लिखा है, जो आपको आता है वो आपने बहुत स्पीड से किया तभी आप दूसरे टॉपिक के लिए टाइम बचा पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कौन सा है तो यही है। दिक्कत यही आती है, बच्चों को लगता है कि स्पीड वाइज मेरा अच्छा है, यानी कि मुझे जो अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन आए थे उस 10 में से मुझे 10 मार्क्स मिले और 8 मार्क्स 8 मिनट मैंने दे दी। तो यहाँ दिक्कत है। बाकी बच्चे 5 मिनट में अगर 10 मार्क्स लेकर आ रहे हैं एंड आपको अगर 8 मिनट लग रहे, इसका मतलब यह दिक्कत है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन पांचों में से पांचों सॉल्व हो रहे हैं लेकिन 6 मिनट लग रहे, बाकी बच्चों को 4 मिनट लग रहे। इसका मतलब यह दिक्कत है, वो स्पीड से होना चाहिए। वो 2 मिनट आप बचाओगे तभी आपको इसके लिए टाइम मिलेगा। सेव टाइम फॉर अदर टॉपिक्स, दूसरे टॉपिक्स के लिए टाइम मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया एंड कौन सा आपका अच्छा एरिया है और उसको और अच्छा कर सकते हो, उसके ऊपर अगर आपने फोकस किया तो आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कितने घंटे पढ़ता? अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो मैं 12 घंटे पढ़ता। मैं एक्चुअली 12-12 घंटे ही पढ़ता था। 12 घंटे में से अगर 2 घंटे करंट अफेयर्स कंपलसरी, 2 घंटे करंट अफेयर्स कंपलसरी देने। अब 10 घंटे का मेरा रूटीन कैसे होता है वो मैं बताने वाला हूँ। यानी कि आपका भी ऐसे होना चाहिए। पहला दिन की शुरुआत में आरआरबी क्लर्क की मॉक से करता। आरआरबी क्लर्क की मॉक क्या करते हैं? कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेती है एंड वो भी स्पीड में। तो वहां से मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम मैटर करता है, दिन के लिए मोमेंटम मैटर करता है। तो आरआरबी क्लर्क की मॉक लगाता, उसका एनालिसिस करता। दूसरा है 3 घंटे पजल एंड डीआई करना। 3 घंटे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अगर हमारे आरआरबी पीओ में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कौन सा टॉपिक, कौन से 2 टॉपिक है, वो है पजल एंड डीआई। पजल कितने आते हैं? पजल 3 या 4 आते हैं। डीआई कितने हैं आते हैं? डीआई भी 3-4 आते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? पजल एंड डीआई। डीआई 2 भी आते हैं कभी कभी, 2 डीआई नहीं, एक कैसलेट भी मिलेगा आपको, ऐसे भी हो सकता है। तो पजल एंड डीआई सबसे इंपॉर्टेंट। तो पजल एंड डीआई के लिए हम 3-3 घंटे दे रहे हैं। 3 घंटे कैसे देना है? आप सेपरेट दे सकते हो, 1.5 घंटा 1.5 घंटा ऐसे दे सकते हो, या आधा घंटा पहले पजल किया, आधा घंटा डीआई किया, फिर आधा घंटा पजल किया, फिर आधा घंटा डीआई किया। अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रांग है तो आधा 1 घंटा दूसरा कुछ, तो स्पीड मैथ्स किया, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है? देखो, जैसे कि आज का आपको लिख के रखना है। आज सपोज 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है। 1 तारीख का पहला स्लॉट आपने समझा कि 1 घंटे का है। 1 घंटे में आप पजल सॉल्व करने वाले हो। तो आपने 1 घंटे में टाइमर लगा के पजल सॉल्व करना है। टाइमर के साथ आपने 10 पजल सॉल्व किए। दूसरे दिन आपने 11 पजल सॉल्व किए। तीसरे दिन आपने 12 पजल सॉल्व किए। फोर्थ डे आपने 13 पजल। ये जब पजल सेम टाइम में जब पजल एक्स्ट्रा बनने स्टार्ट हो जाते, तब हमारा स्पीड बढ़ गए, वो हमें तो समझ में आता है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि आपको आधा घंटा अगर पढ़ना है, आधा घंटा अगर पढ़ना है तो आधे घंटे में अगर आपके 5 पजल हो रहे, तो नेक्स्ट डे अगर 6 हो रहे, 1 2 2 4 दिन बाद अगर 7 हो रहे, इसका मतलब आपका स्पीड बढ़ रहा है। ऐसे स्पीड बढ़ाते हैं तो आपको ये पजल वाला एंड डीए वाले के ऊपर फोकस करना है विथ टाइमर, जैसे मैंने बोला है वैसे। आगे नेक्स्ट 1 आवर आपको क्या करना है? 10 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, इसके ऊपर काम करना है। 10 10 10 सभी का 10 10 10 क्वेश्चन करने हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन, स्पीड मैथ्स के ऊपर काम करने के बाद इमीडिएट बाद आपको आरआरबी पीओ का मॉक लगाना है। आई होप कि यहां तक देखो कि हमने एक स्पीड पहले काम किया, उसके बाद हमने डीएन पजल के ऊपर अच्छे से काम किया, उसके बाद स्पीड मैथ्स के ऊपर काम करके हम आ चुके हैं आरआरबी पीओ के मॉक के ऊपर। अब यहां लगाना है आरआरबी पीओ का मॉक। यहाँ भी एक दिक्कत होती है। यहाँ बच्चे आते हैं, बच्चे मॉक लगाते हैं। मॉक ऐसे नहीं लगाने। मॉक के लिए 10 मिनट पहले जाकर बैठो, 10 मिनट बाद मॉक आपको लगानी है। बैठना है, मॉक वाला माहौल तैयार करना है, मोबाइल बाजू में रखना है, 5 मिनट का टाइमर लगाओ, 5 मिनट का 1 मिनट 0 सेकंड, यानी कि वो 1 सेकंड 0 सेकंड तक आने दो। 0 सेकंड आने के बाद आपका मॉक स्टार्ट करो। तो प्रेशर फील करो ऑन रेगुलर बेसिस, तभी आपको बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। दिक्कत कहाँ है? आपका आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क आपका नहीं हुआ है, ऐसा आपको लग रहा है। इसका मतलब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है एग्जाम हॉल में इम्प्लीमेंट आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यही करना पड़ेगा कि, समझ में आ रहा है, एग्जाम वाला माहौल आप यहाँ क्रिएट करो। ओके, अब देखो कि आरआरबी पीओ का आपने मॉक लगाया, उससे पहले आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया, उसके बाद आपने मॉक लगाया, उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स, यहाँ 3 घंटे लिखा है, टोटल 12 घंटे का 11 घंटा हुआ, 10 घंटा हुआ तो भी चलेगा। ये 3 घंटे जो लिखा है, वहां आपको वीक एरियाज के ऊपर काम करना है। जैसे मैंने बोला कि वीक एरियाज मतलब क्या? जो आपको लगता है स्ट्रांग है लेकिन वो वही वीक है। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में आपको 10 मिनट लग रहे, तो 6 मिनट 7 मिनट में कैसे होगा? नंबर सीरीज को आपको 6 मिनट लग रहे, तो 3 मिनट 4 मिनट में कैसे होगा? क्वाड्रेटिक को आपको 5 मिनट लग रहे, तो 2 मिनट 3 मिनट में कैसे होगा? तो फिर इनइक्वालिटी को आपको 2 मिनट लग रहे 5 क्वेश्चन करने के लिए, 1 मिनट में कैसे होगा? सिलो को 5 क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग रहे, वो 3 मिनट में 2 मिनट में कैसे होगा? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये होने के बाद अगर इसमें स्पीड आपका अच्छा बन गया, आपके टाइम बच रहा है, उसके बाद आपको अरिथमेटिक का एक एक चैप्टर उठाना है, एक एक ही चैप्टर उठाना है। अब देखो, हर 3 दिन में आपने एक चैप्टर किया, एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन किए,
तो भी एक एक चैप्टर के 50 या 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखो कि आपका बाकी सब कवर है, अरिथमेटिक कवर नहीं है। तो अरिथमेटिक के 5 टॉपिक को पहले आप टारगेट करो। 5 टॉपिक के टारगेट कैसे करना है, 5 इंटू 3 भी किया तो 15 डेज होता है। कितने डेज होता है, 15 डेज। हमारे पास 25 दिन है, 20 से 25 दिन है। 15 डेज में आप डेली यानी कि 3 दिन में एक चैप्टर किया और 20-20 क्वेश्चन किए, तो 20-20-20 एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपका, यानी कि सॉरी, एक आपका चैप्टर 3 दिन में खत्म होगा। एंड ऐसे आपके 5 टॉपिक अच्छे हो जाएंगे, यानी कि बेसिक जो आपका है वो अच्छे से हो रहा है, उसके बाद आपके 5 टॉपिक अच्छे से हो रहे हैं, वो भी इनफ है। आप प्रॉब्लम कहाँ है, सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ नहीं आना चाहिए। आपको जो आप जो सॉल्व कर रहे हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, वो आपका एग्जाम में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दिक्कत कहाँ आती है समझ में आ रहा है, दिक्कत यहाँ आती है कि आप सिलेबस कवर कर लेते हो लेकिन आप एग्जाम में सॉल्व नहीं करते। जैसे कि मैंने बोला कि आप 40 मार्क्स के ऊपर हो एंड आप क्या कर रहे हो, आप अरिथमेटिक सॉल्व करने जा रहे हो। आपका प्रॉब्लम एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको स्पीड से करना है। जब आप ये चीजें स्पीड से करने वाले हो, ये कवर करने वाले हो एग्जाम में, तभी आपको अरिथमेटिक के लिए टाइम बचने वाला है। ये बातें ध्यान में रखो। ओके, 3 घंटे आपने वीक एरियाज के ऊपर काम किया। अब देखो वीक एरियाज में देखो, पहले ही हमने पजल के ऊपर काम किया है, डीआई के ऊपर काम किया है, स्पीड मैथ के ऊपर काम किया है। यहाँ अगर आपको लगता है कि स्पीड मैथ के ऊपर और ज्यादा काम करना चाहिए तो स्पीड मैथ के ऊपर काम करो, और बहुत सारे टॉपिक है, अरिथमेटिक के ऊपर काम करो। फिर हमारा फिर नंबर सीरीज, जो रॉन्ग नंबर सीरीज बच्चों को नहीं आती उसके ऊपर काम करो। रीजनिंग के टॉपिक्स अलग अलग है, उसके ऊपर काम करो, अलग अलग टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हो। यहाँ काम करने के बाद आपको फिर से एक सोने से पहले या आपके लाइब्रेरी से जाने से पहले फिर से एक बार आरआरबी पीओ की मॉक लगानी है। अब आरआरबी पीओ की ये जो मॉक रहेगी, वो जो वीक एरियाज के ऊपर आपने काम किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन इस वाले मॉक में होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ समझो कि टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस किया है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इस मॉक में से छूटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ आपने पाइप एंड सिस्टम का पढ़ाई की है तो पाइप एंड सिस्टम को ढूंढ ढूंढ के पहले सॉल्व करो, तो उसी से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कंप्लीट कि क्या क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम टाइम, जब भी आपका एग्जाम का टाइम फिक्स हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है 20 सेकंड को एग्जाम है, आपको पता चला कि 20 सेकंड में आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है या सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, ऐसा कंसिडर करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्जाम कब स्टार्ट होता है, 8 AM को स्टार्ट होता है, ऐसा कंसिडर करते हैं। तो वहां से आगे आपको थोड़ा बहुत टाइम टेबल चेंज करना है। डेली जो आरआरबी पीओ की मॉक लगा रहे हैं उसमें से एक मॉक आपकी 8 AM को होनी ही चाहिए। वैसे माहौल बनाओ एंड उसी टाइम पे मॉक लगाओ, दैट्स इट। मॉक एग्जैक्ट टाइम पे लगाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एंड हाइप बटन के ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि हाइप से हमारी रीच थोड़ी सी बढ़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।